ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना तो बहुत ही आसान है। क्या देखना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y को मैक्सिमम कितनी बारी डिफरेंशिएट किया गया है। आप देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स यानी y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है और इसमें y को हम दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक चीज कि ऑर्डर कभी भी ये वाला जवाब नहीं देगा, मतलब ऑर्डर डिफाइन ही ना हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऐसा कभी भी नहीं होगा। डिग्री के केस में ऐसा हो सकता है ना। ये डिग्री क्या चीज है तो ध्यान दीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसकी जो पावर होती है उसी को हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बट ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डिग्री आप इजीली बता पाएं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं p को अगर वो dy बाई डी एक्स बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है। तो इसका होल स्क्वायर होने से इसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऑर्डर तो इस इक्वेशन का 1 ही रहने वाला है। लेकिन डिग्री क्या होगी वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं y को हम दो बारी मैक्सिमम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी 2 हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि डिग्री तो नॉट डिफाइन हो सकती है लेकिन ऑर्डर नॉट डिफाइन नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर आपसे वो कुछ ऐसा मजाक कर लें कि बताइए y प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है तो ऑर्डर बताइए। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। आप बात समझ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसके अंदर dy बाई डी एक्स या फिर dx बाई dy कुछ तो अवेलेबल होना चाहिए ना। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही अवेलेबल नहीं है तो वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं हुई। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, तो इसका ऑर्डर वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, और पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बोलेंगे जी नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को तो डेफिनेटली डिफाइन करेंगे। मीनवाइल आप ये सारे क्वेश्चन का जवाब ऑर्डर के लिए तो बता ही सकते हैं ना कि इसका ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं y को 4 बारी मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें एक बारी है तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। उसी तरह से इसका ऑर्डर अगर कोई पूछे तो 2 बताएंगे, 4 नहीं बताएंगे। ओके, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है वो हमें बताना होता है और वही उसका ऑर्डर हो जाता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। पिछले क्वेश्चन में हम ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें डिग्री बतानी है, इस पर हम अभी आते हैं। पहले देखिए सीधा सा क्वेश्चन, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा तो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर क्या होता है, y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। यहाँ तो एक ही टर्म दिखाई दे रही है, ऑर्डर 1 हुआ इसका, और उसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। दैट्स सिंपल। उसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ऑर्डर मुझे साफ 2 दिखाई दे रहा है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऑर्डर हुआ 2 और डिग्री हुई 1। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑर्डर 1 है और इसकी पावर 1 है तो डिग्री भी 1 हो गई। वहीं अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें डेरिवेटिव तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो ऑर्डर डिग्री की तो बात ही नहीं होगी। और अगर इस इक्वेशन की बात करें तो y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स और y2 का मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 हो गया, डिग्री 2 नहीं हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तब डिफाइन की जा सकती है जब dy बाई डी एक्स की टर्म्स में हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में देख पाए, बना पाए। मतलब अगर आपको dy बाई डी एक्स किसी एंगल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहिए कि e की पावर बन चुका है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि इनकी डिग्री डिफाइन ही नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हुआ नॉट डिफाइंड। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी डिग्री आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स है। तो क्या एग्जाम में इतने सीधे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? नहीं, ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मुझे ऑर्डर एंड डिग्री दोनों बताना है तो ऑर्डर की बात करें तो वो तो सीधा सीधा मैं बता सकता हूँ 2 होगा, क्योंकि y का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है। लेकिन डिग्री बताने के लिए मुझे इस 3/2 को पहले खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सबसे आसान तरीका जो दिखाई दे रहा है वो ये कि इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं दोनों साइड पर। अगर ऐसा करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये बन जाता है 5 का हो गया 25 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 हो गई। और यहाँ पर आपको होल क्यूब ओपन करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर मैं होल क्यूब को ओपन कर भी दूंगा तो इस dy बाई डी एक्स का ऑर्डर तो चेंज नहीं होने वाला ना, ये तो d2y बाई डी एक्स नहीं बनने वाला है। तो मुझे डिग्री देखने के लिए ये करना होता है कि जो सबसे पहले तो फ्रैक्शन पावर है उसको खत्म करना होता है, वो हमने कर दिया, और साथ में जो मैक्सिमम ऑर्डर वाली टर्म है उसकी पावर देखिए जो कि यहाँ पर 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 2 हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से इस इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि p dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पर उसकी पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन मैक्सिमम डिफरेंशिएट जो किया गया है y को वो 1
डिफरेंशिएट किया गया, यानी इसका ऑर्डर तो हुआ 1। अब हम बात करेंगे इसकी डिग्री की। डिग्री निकालने के लिए मैंने बोला उसको पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, टर्म्स को रीशफल किया है। अब मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंडर रूट खत्म करना है, तो इससे ये बन जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2py(x). अब आप देखिए कि p की मैक्सिमम पावर जो हमें दिखाई दे रही है वो 2 दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 2 ही होगी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप के सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, एक होती है जनरल सॉल्यूशन और एक होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका ऑर्डर 4 हो, यानी फोर्थ ऑर्डर में नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि वो बराबर होते हैं, यानी 4 होते हैं। इसका मतलब अगर ऑर्डर 2 होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 होंगे। कब? जब जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक जरूर समझिए। y = aex अगर फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, y' = aex ही मुझे वापस मिल जाएगा। और इस aex को मैं वापस अगर y लिख दूं तो y' = y हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसका ये जनरल सॉल्यूशन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्योंकि इसमें ऑर्डर 1 है तो एक ही कांस्टेंट निकल करके आया, या फिर यूं कहिए कि एक ही कांस्टेंट था तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया और हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो आप देख रहे हैं जितना ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही कांस्टेंट है इसके अंदर। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इस फैमिली ऑफ कर्व्स के अंदर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहता हूँ जिसकी सोल्यूशन ये होगी, उसके लिए देखिए मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सो दैट मैं ए और बी को एलिमिनेट कर पाऊं। कैसे करेंगे? y' आएगा -a sin x, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं सिंपली, प्लस b cos x ये हो जाएगा। अब मुझे इसको एक बारी और डिफरेंशिएट करना है, y' क्या आ जाएगा -a sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ और cos x का डेरिवेटिव -sin x हुआ, तो ये -b sin x हो गया। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो अंदर बचता है a cos x प्लस b sin x, और आप देखेंगे ये जो a cos x प्लस b sin x है वो और कुछ नहीं बल्कि वापस y है, मतलब ये माइनस y हुआ। आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y' प्लस y = 0। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी जनरल सॉल्यूशन ये निकलेगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और इसमें दो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। तो बात समझ में आती है कि जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसकी जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। याद रखिएगा इस बात को। इससे पिछले क्वेश्चन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बताइए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास x² + y² = r² सेट ऑफ दोज सर्कल्स है, या फिर यूं कहिए फैमिली ऑफ ऑल दोज सर्कल्स जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस उसका r है। आप समझ रहे हैं, एक सर्कल ये हो गया, मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। ऐसे कितने सर्कल्स बना सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हुए? इनफिनिटली मेनी। और इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो वो कैसे बनेगी? इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2x 2y y' = 0 आ जाएगा। यहां से y' की वैल्यू आ जाएगी -x/y। ये वो कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये एक जनरल सॉल्यूशन है। और उसमें से अगर मैं बोलूं एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस मान लीजिए 2 यूनिट्स है, तो एक पर्टिकुलर ये वाला सर्कल अगर मैं कहूंगा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिसका आंसर आएगा x² + y² = 4 यानी 2²। दैट्स इट। तो ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आपने देखा कांस्टेंट है कहीं पे आर्बिट्रेरी, ये तो कांस्टेंट फिक्स्ड है ना। 4 इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि r, राइट, जिसमें 2 3 4 5 कुछ भी कोई भी रेडियस रख दीजिए। तो ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ जिसका सेंटर 0 0 पर है और रेडियस 2 है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कांस्टेंट होता ही नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होते हैं जितना ऑर्डर होता है। और याद रखिएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कुछ भी ऑर्डर हो वो हमेशा 0 ही होते हैं। इस चैप्टर के पिछले क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकाली कैसे जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है, ऐसे कुछ 3-4 टाइप्स और भी हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल्स टू e पावर x प्लस y को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ex इंटू ey। ऐसा क्यों किया, देखिए वेरिएबल सेपरेबल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लोग y के वेरिएबल्स को एक साइड पर यानी y वाली टर्म्स और x वाली टर्म्स जो है एक साइड पे करते हैं। तो देखिए ये वेरिएबल सेपरेट कर दिए और इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से इसकी जनरल सॉल्यूशन निकाली जाएगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर जनरली हम लोग y की टर्म्स को लेफ्ट साइड पर और x की टर्म्स को राइट साइड पर रखते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बट दिस इज जनरल वे ऑफ डूइंग दीस क्वेश्चंस, बिकॉज नॉर्मली आपको y इज इक्वल टू समथिंग निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो 1 अपॉन ई वाई की इंटीग्रेशन log ऑफ ई वाई नहीं हो जाएगी। हम जानते हैं ना 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन log x होती है, तो जल्दी जल्दी में 1 बाय ई वाई को भी log ऑफ ई वाई लिख दिया जाता है। ओके, डोंट डू दैट मिस्टेक, ये ई पावर माइनस वाई है एक्चुअली में। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी और इंटीग्रेशन जब हम करते हैं दोनों साइड पर तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही साइड पे ऐड किया जाता है और वो भी हम जनरली x की साइड पे ऐड करते हैं। देखिए इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाएगी ई पावर माइनस वाई डिवाइड बाय -1, माइनस वाई की डिफरेंशिएशन से डिवाइड करूंगा ना, तो प्लस सी यहां पर ना लिख करके हम एक ही बारी इस साइड पर लिख देंगे, इसका सी और इसका सी दोनों ऐड हो गए इस साइड पर। फाइन, ऐसा कर दिया जाता है। अब देखिए इसको मैं माइनस ई पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई एक्स प्लस सी लिखूं तो वैसे तो मेरा आंसर यहीं तक मैं छोड़ सकता हूं। अगर मुझे एमसीक्यू में से आंसर मैच नहीं करवाना है तो मेरा आंसर यहां तक आ चुका है। मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा और ठीक लिख करके तो ई एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पे भी छोड़ सकता हूं, यहां तक भी ठीक है, तो दोनों ही ठीक माने जाएंगे। बट अब क्योंकि मुझे इनमें से किसी एक को मैच करवाना है तो देखिए ई एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता है। ई पावर माइनस एक्स है, ई पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए, तो हमारा आंसर इससे तो मैच कर रहा है। लेकिन आप सोचोगे हमारे पास तो प्लस सी लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर राइट साइड में है, सो डोंट वरी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से आपका आंसर डिफर कर सकता है अगर आपके मेथड डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ई एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस सी लिख दूं तो ये माइनस सी और सी एक ही बात है, आप इसको सी डैश बोल लीजिए या सी ही बोल लीजिए, इट हार्डली मैटर्स। तो हमारा आंसर तो ए करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं प्लस सी यहां पर लिख देता तो फिर हमारा आंसर एग्जैक्टली यही आ जाता, सो इट हार्डली मैटर्स। तो आपको इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से परेशान नहीं होना है, बाकी चीजों पे ध्यान दीजिए कि वो ठीक आ रहे नहीं आ रहे हैं। अब देखिए ये तो एक सीधा सा सवाल है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dx अपॉन dy को हम फंक्शन ऑफ x अपॉन y एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस केस में x अपॉन y को v पुट किया जाएगा और अगर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब x को vy पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो गया। और वहीं अगर ये dy बाय dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बाय x होता तो उस केस में मैं y बाय x को v पुट करता यानी y को vx पुट करता तो मेरा ये आंसर करेक्ट हो जाता। वेल, इसके पीछे की कहानी को समझिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो जहां पर एंगल में y बाय x मुझे दिखाई दे रहा है तो ये मुझे क्लियरली हिंट दे रहा है कि मैं y बाय x को v पुट करूं और उसके बाद हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल टाइप के अंदर, जिसको कैसे सॉल्व करना है ये हम पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। और वहीं अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हुआ जहां पर x बाय y मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है तो मैं इसको v पुट कर दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके अंदर आप खुद से सोचेंगे कि हाँ उसके अंदर मुझे इसको 1 प्लस वाई बाय एक्स बना करके y बाय एक्स को v पुट करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वहीं अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, मतलब dy बाय dx की जगह अगर ये dx अपॉन dy इक्वल्स टू x अपॉन एक्स प्लस वाई होता तो इसमें मुझे दोनों साइड पर रेसिप्रोकल करना होता, तभी तो मैं इसको स्प्लिट कर पाता। अभी तो मैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकता ना, न्यूमरेटर को तो हम स्प्लिट कर सकते हैं जैसे इसमें किया, x अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स कर दिया, इसमें थोड़ी इसको अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर आप dy बाय dx करके आंसर निकालिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में dy अपॉन dx करूंगा ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आप समझ रहे हैं, इसमें अगर मैं x से डिवाइड करूं ऊपर नीचे तो ये बनेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स को मैं अब v पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो y बाय एक्स को v पुट करना है, ये आपको यहाँ से आइडिया मिल गया। वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा करके यानी dx अपॉन dy करके करता तो ये x माइनस वाई ऊपर आता, x प्लस वाई नीचे होता, फिर मैं y से डिवाइड करता तो ये बन जाता v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। तो ऐसे करके भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको इन क्वेश्चन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें अगर आप dy बाय dx को एक फंक्शन ऑफ y बाय x एक्सप्रेस कर पाएं या फिर dx अपॉन dy इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x बाय y एक्सप्रेस कर पाएं, उसमें हम इसको v और इसको v पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस। तो क्या मैं हर इक्वेशन को इस टाइप में कन्वर्ट करके बनाऊंगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ी सी पहचान है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा देख सकते हैं ध्यान से कि जनरली क्या होगा होमोजीनियस
इक्वेशन के अंदर जनरली आई एम सेइंग, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि उसमें कांस्टेंट्स नहीं होंगे और जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं ना किसी भी टर्म के अंदर वो बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर अब कांस्टेंट है तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ये होमोजेनस नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूँ लेट्स से, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 y/x हो जाएगा, बट ये 5/x हो जाएगा। 5x का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और देखिए मैंने बोला नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये xy, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, इस टर्म में 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये गड़बड़ कर देगा। अगर मैं यहाँ से dy/dx निकालना चाहूंगा तो मैं उसको डिवाइड ही कैसे करूंगा, ये x³ प्लस y³ अपॉन xy जब बनेगा तो अलग अलग करने पे ये x/y नहीं x² बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। इसी तरह से इसमें भी अगर आप देखें तो कंपोनेंट्स 3 हैं, इसमें 2 हैं, एक्स और वाई कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, और यहाँ पर 2 हैं, तो ये भी गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखिए इसमें 2 कंपोनेंट हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो बराबर हैं, तो कैंसिल करना आसान हो जाएगा। तो इसको आप dy/dx या dx/dy जो भी बनेगा वो टाइप में रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके लिए देखिए 2 टाइप्स आपको ध्यान रखनी है। एक होती है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, जिसमें p और q फंक्शंस ऑफ x या फिर कांस्टेंट होते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर dy/dx है, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये p और q फंक्शंस ऑफ x या फिर कांस्टेंट्स हैं, और साथ में यहाँ पर y आता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, विद रिस्पेक्ट टू x ही हम इंटीग्रेट करते हैं। और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला जा सकता है। यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वहीं अगर इसका ठीक उल्टा टाइप हो जाए, जहां पर dy/dx की जगह dx/dy है, उस केस में p और q फंक्शंस ऑफ y बन जाते हैं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और वहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया जाता है। तो सॉल्यूशन में जस्ट इसका उल्टा आता है, बेसिकली x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो अगर मैं x से डिवाइड कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, तो आप देखेंगे ये x खत्म होगा, ये y/x बचेगा, और यहां से x² की जगह x रह जाएगा। तो इसको मैं ठीक ये वाली टाइप से पहचान सकता हूं कि इसमें dy/dx -1/x इंटू y है, ठीक है। -1/x इंटू y का मतलब ये p हो जाएगा, और q जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। dy/dx तो है यहाँ पर, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। अब 1/x की इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होती है, log x, तो ये log x हुआ। अब log और e को खत्म करने के लिए पहले ये माइनस को खत्म करना होगा। इसको कैसे कर सकता हूं मैं, x की पावर बना दीजिए, तो ये बन जाएगा e⁻ log ऑफ 1/x। कर सकते हैं हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। अब ये e और log कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बचेगा वो 1/x बचेगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट वन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें ये वाली टाइप के ऊपर क्वेश्चन दे रखा था। अब क्योंकि यहाँ पर dx/dy दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड टाइप है, और इस टाइप तक पहुंचने के लिए मुझे इसको 1 - y² से डिवाइड करना चाहिए ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए dx/dy प्लस y/1 - y² इंटू x इक्वल्स टू ay/1 - y²। अब इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी y/1 - y²। मुझे p ही तो चाहिए, उसी की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको e की पावर बना देना है। यही तो होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए y/1 - y² की इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, -2y/1 - y² और -12। ये मैं कर रहा हूँ, ये बात समझ में आई है आपको। कैसे किया हमने इसको, मैंने 1 - y² की डिफरेंशिएशन करी जो कि होगी -2y, ऊपर मैंने इसका डेरिवेटिव क्रिएट किया, 1 - y² का डेरिवेटिव हुआ -2y। अब -2 मैंने खुद से किया, तो इसको नलीफाई करने के लिए -12 यहाँ पे भी कर दिया, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ 1 - y², ठीक है, और -12 बाहर है। इस e और log को कैंसिल आउट करने के लिए इस -12 को पहले हमें यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा बाय यूजिंग log की प्रॉपर्टी। ऐसा ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये क्या बन जाएगा, e⁻ log ऑफ 1 - y² होल पावर -12। अब इसके बाद log और e तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1 - y² होल पावर -12। और इसका क्या मतलब हुआ, दिस बिकम्स 1/1 - y² अंडर द रूट, ठीक है जी। तो इसमें से हमारा आंसर डी करेक्ट हो गया। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए मिसलिनियस का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल होगा, रादर इससे जुड़ा तो मुझे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है। देखिए जैसे ही क्लास के अंदर, एक ऑफलाइन क्लास की बात बता रहा हूँ, मैंने ये वाली लाइन लिखी इस क्वेश्चन को पढ़ते ही, तभी एक बच्चे की आवाज़ आई, हाँ सर आपने ये कैसे कर दिया।
तो मैंने उसको बोला कि वेट, मैं अभी बताता हूँ ये मैंने कैसे किया है, बट आपने कैसे किया है मुझे बताइएगा। तो इस किस्से को मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ, पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं इस बात पे। देखिए यहाँ पर वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई, ये बात समझ में आती है ना। न्यूमिनेटर को मैंने जीरो कर दिया, वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से मुझे मिला एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन वाई वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो गया यहाँ से, और डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, वाई को उधर ले गए और एक्स को इधर ले आए हम, और इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पर, तो ये बन जाएगा लॉग वाई और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स। अब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर लॉग की ही टर्म्स आ रही हो उसमें एडवाइजेबल है कि आप सी को भी लॉग सी लिख दीजिए, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। इससे होगा क्या, देखिए इसको इकट्ठा करना आसान हो जाएगा, लॉग एक्स और लॉग सी मिलकर के लॉग सी एक्स बन जाएंगे, और यहाँ पर लॉग वाई चल रहा है, टेकिंग एंटी लॉग्स ऑन बोथ साइड्स हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है ना, लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारी जनरल सोल्यूशन हो गई, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो बड़ा मजेदार किस्सा, जब बच्ची ने बोला कि हो सर ये आपने कैसे कर दिया, तो मैंने कहा आपने कैसे किया है आप बताइए, तो उसने मुझे बोला सर मैंने तो ऐसा किया कि वाई डी एक्स अपॉन वाई अलग किया और एक्स डी वाई अपॉन वाई अलग किया, न्यूमरेटर को स्प्लिट किया है, यहाँ पर ये बन गया डी एक्स और इसको उधर ले गए तो ये बन गया एक्स डी वाई अपॉन वाई, और उसके बाद एक्स को यहाँ ले आए। तो मैंने कहा आपने भी वही किया है जो मैंने किया है, सिर्फ पहला ही स्टेप तो डिफरेंट हुआ आपका, तो कुछ भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बड़ी खुश हुई ना। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैथ्स रटने की चीज बिल्कुल भी नहीं है, आपको कौन सा स्टेप स्ट्राइक कर जाता है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए आपको अगर इसको स्प्लिट करके करना है तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, डायरेक्टली न्यूमरेटर को जीरो कर दिया तो भी ठीक आ गया आंसर, तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। ओके, कहते हैं ना सारे रास्ते भगवान को जाते हैं, तो इस तरीके से आप करें या इस तरीके से करें, आपका आंसर तो वही आना है जो इसका बनता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ये वाली टाइप की, ये हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके ऊपर तो डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि इसके दो टाइप्स होती हैं, एक ये वाली टाइप होती है और एक ये वाली टाइप होती है, तो बेसिकली वो सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये P1 Q1 से डिनोट कर रखा है, P और Q को। ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप सिंबल बना सकते हैं, मैं इसको P और Q ही लिखता आया हूँ आज तक, तो ठीक है उसी तरीके से कर रहा हूँ। बस ये डिफरेंस रहता है इन दोनों के अंदर कि एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और उसी तरीके से उनकी सॉल्यूशंस भी डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं आपसे, ऑल्दो ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से सुन लीजिए। यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू जब होता है उसमें p और q फंक्शंस ऑफ x होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं, और इस टाइप का उल्टा टाइप जो बनता है उसमें dx बाई dy हो जाता है और px हो जाता है इक्वल्स टू q, यानी y की जगह x, और यहाँ पर भी y और x इंटरचेंज होगा। यहाँ पर p और q फंक्शंस ऑफ y या फिर कांस्टेंट होते हैं, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक टाइप याद कर लीजिए, दूसरी अपने आप याद हो जाती है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, क्योंकि p फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, और सिमिलरली यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो है बिल्कुल दोनों सिमिलर हैं, अगेन x और y इंटरचेंज कर लीजिए, ये बनता है yif इक्वल्स टू qif की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी, और इसमें बनेगा y की जगह x आ गया, यहाँ पर भी x की जगह y आ गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता है, आप समझ रहे हैं, ये तो IF ही है ना और ये भी IF है, तो XIF इक्वल्स टू QIF की इंटीग्रेशन dy प्लस सी, तो ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। देखिए जब मैं 12th क्लास में था तो जनरल सॉल्यूशन जब निकालनी होती थी ना ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको भी होती होगी वो ये कि टाइप कौन सी है, ये वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता था। आपको भी ऐसे ही होता है ना। वेल तो देखिए करना क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है फिर तो आप देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि हाँ जहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो सबसे पहला दिमाग आपका चलना चाहिए होमोजीनियस की तरफ। होमोजीनियस एक ऐसा टाइप है जो देख करके आइडिया लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ई पार एक्स है, मुझे एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स को वी पुट करना होता है ना, लेकिन ई एक्स जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाएगी, तो इसका मतलब होमोजीनियस तो नहीं है। वेरिएबल भी सेपरेट करना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि देखिए वाई एक्स और डी एक्स कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं कि इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये टाइप भी नहीं है, इसका मतलब ये हुई फर्स्ट ऑर्डर वाली। अब ये वाली टाइप है, ये वाली टाइप है, वो जब हम करेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ई एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ई एक्स से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा y और ये बच जाएगा 2x अपॉन ई एक्स, ओके, और ये dx इक्वल्स टू 0। फर्दर मैं इस इक्वेशन को dx से डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्या बनेगा, ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2x अपॉन ई एक्स। आपको बात समझ में आ रही है। अब इस टर्म को आप राइट साइड में शिफ्ट करिए, तो देखिए ये रिड्यूस हो गया है फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये वाली टाइप में, समझ रहे हैं आप बात, जहाँ पर हमारा
p जो है वो y का कोफिशिएंट यानी 1 है यहाँ पे। ओके, p इज इक्वल टू 1 हो गया ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसका मतलब वो हो जाएगा ex। तो सोल्यूशन क्या निकलता है, वाई आई एफ इक्वल्स टू क्यू आई एफ। अब y इंटू आई एफ यानी ई एक्स इक्वल्स टू क्यू कितना है, ये है। तो q और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, -2x बचेगा ना, आप समझ रहे हैं। q इंटू आई एफ किया तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं -2x की हो जाएगी -2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इसका मतलब इस माइनस एक्स स्क्वायर को जब इधर ले जाते हो तो बचता है वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो मेरा ऑप्शन इनमें से सी करेक्ट हो गया। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।